बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजीउल्लाह फिरासत, आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा। दुनिया भर से यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइंस। तैयब एर्दोगान ने की पुतिन से मुलाकात, सीज फायर की मुद्दत खत्म। जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई करेंगे, अमेरिका ने दी तुर्की को धमकी। अमेरिकी सिपाही इराकी जमीन पर नहीं रह सकते, बगदाद ने वॉशिंगटन को दिया दो टोक जवाब। बहरीन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस खत्म, अमेरिका और इत्तेहादियों ने मिडिल ईस्ट के समंदरों में शुरू की जंगी मशकें। लेबनान में हुकूमती ऐलानात के बावजूद मुजाहिरे जारी, सड़कों पर फौज तैनात। जस्टिन ट्रूडो बाल बाल बचे, दूसरी मियाद में माइनॉरिटी हुकूमत चलाएंगे, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह किंग मेकर। नेतन्याहू हुकूमत बनाने में नाकाम, सदर रेवलिन एतदाल पसंद लीडर बिनी गैंट्स को देंगे दावत। महातिर मोहम्मद कश्मीर बयान पर कायम, हिंदुस्तान ने मलेशिया से पाम ऑयल की खरीदी रोक दी। कश्मीर की सूरत हाल पर अमेरिकी कांग्रेस में सुनवाई, लॉकडाउन के 78 दिन पूरे। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको ले चलते हैं। अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पॉम्पियो ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर तुर्की के खिलाफ फौजी कार्रवाई की जाएगी। ऐसे इल्जाम लगते रहे कि अमेरिका ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया से अपने सिपाहियों को हटाते हुए तुर्की को कुर्द फाइटर्स के खिलाफ फौजी ऑपरेशन के लिए ग्रीन सिग्नल दिया, लेकिन इसके बावजूद अमेरिका की तरफ से यह वार्निंग दी गई। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पॉम्पियो ने सीएनबीसी चैनल से बातचीत करते हुए कहा कि हम जंग पर अमन को तरजीह देते हैं, लेकिन जरूरत पड़े तो आपको मालूम है कि सदर ट्रंप फौजी कार्रवाई के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। तुर्की के सदर तैयब एर्दोगान ने रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन से सूची शहर में बातचीत की और सीरिया बहरान के बारे में तफसील से गौर किया। हाल ही में तुर्की ने नॉर्थ ईस्ट सीरिया में कुर्द फाइटर्स के खिलाफ एक ऑपरेशन शुरू किया है। 5 दिन की जंगबंदी के बाद यह ऑपरेशन मंगल को दोबारा शुरू हो गया। पुतिन और एर्दोगान के दरमियान मुलाकात में सूरत हाल को मामूल पर लाने के बारे में बातचीत की गई। क्रेमलिन के एक ओहदेदार ने यह बात बताई। अमेरिका की कोशिशों से 120 घंटों का सीज फायर हुआ था, जिसकी मुद्दत मंगल को खत्म हुई। एर्दोगान ने पुतिन से मुलाकात के मौके पर कहा कि जब तक कुर्द फाइटर्स पीछे नहीं हटेंगे, तुर्की का ऑपरेशन जारी रहेगा। अमेरिका ने कुर्द इलाकों से अपने सिपाहियों को वापस बुला लिया था, जिसके बाद यह ऑपरेशन शुरू किया गया था। तुर्की सरहदी इलाकों में सीरियन रेफ्यूजीज के लिए सेफ जोन बनाना चाहता है। तुर्की की फौज ने एक बयान में तस्दीक की कि कम से कम 125 गाड़ियों में वाईपीजी फाइटर्स सेफ जोन के इलाके से बाहर निकल गए। जंगबंदी समझौते के बावजूद दोनों तरफ से खिलाफ वर्जियों के इल्जामात लगते रहे हैं। रशिया के वजीर दिफा सर्जी शेगोफ ने कहा है कि सीरिया में तुर्की के ऑपरेशंस की वजह से आईएस मिलिटेंट्स जेलों से फरार हुए हैं, जिसकी वजह से ये अंदेशे पैदा हुए हैं कि ये लोग फिर से सर उठा सकते हैं और अपने अपने मुल्कों को जाकर वहां दर्द सर बन सकते हैं। इराकी फौज ने कहा कि सीरिया से आने वाली अमेरिकी फौज ने मुस्तकिल तौर पर इराक की जमीन पर नहीं रह सकती। फौज ने एक बयान में कहा कि सीरिया से आने वाले तमाम अमेरिकी सिपाही यहां से किसी दूसरे मकाम पर चले जाएं, उन्हें इराक में रहने की इजाजत नहीं दी जाएगी। इन सिपाहियों को नॉर्थ ईस्ट सीरिया के इलाकों से हटाया गया था, जिसके बाद तुर्की ने कुर्दों के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया था। इससे पहले पेंटागन ने कहा था कि ये 1000 सिपाही इराक में रहेंगे ताकि आईएसआईएस के खिलाफ लड़ाई में हिस्सा ले सकें और इराक की हिफाजत में मदद कर सकें। अमेरिकी वजीर दिफा मार्क एस्पर ने इससे पहले कहा था कि उन्होंने इस सिलसिले में इराक के वजीर दिफा से बातचीत की है। इस तरह इराक की फौज का यह बयान अमेरिकी दावों के बिल्कुल खिलाफ है।
अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सीरिया और दूसरे मुल्कों से अमरीकी सिपाहियों को वापस बुलाने के उनके मंसूबों की मिलिट्री कंपनीज की तरफ से मुखालिफत की जा रही है। ट्रंप ने कहा कि उनके लिए यह ज्यादा आसान है कि वो अपने सिपाहियों को मरवाएं और ताबूतों में उन्हें वापस लाएं। ट्रंप ने कहा कि बैरूनी मुल्कों से अमरीकी फौजी मौजूदगी खत्म करना उनके दो अहम वादों में से एक है और वो इस वादे को पूरा करना चाहते हैं, हालांकि उन्हें जबरदस्त मुखालिफत का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कैबिनेट मीटिंग के मौके पर व्हाइट हाउस में यह बात कही। ट्रंप का दूसरा अहम वादा जो उन्होंने इलेक्शन से पहले किया था, मैक्सिको सरहद पर दीवार बनाना था। सीरिया के सदर बशार अल असद ने कहा कि इदलीब में छुपे हुए दहशतगर्दों को शिकस्त 8 साल से जारी जंग को खत्म करने के लिए जरूरी है। उन्होंने महाज जंग का दौरा करते हुए सिपाहियों से मुलाकात की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि हम कहते रहे हैं और अभी कहते हैं कि इदलीब की लड़ाई सीरिया के तमाम इलाकों में दहशतगर्दी और बदअमनी को खत्म करने की बुनियाद है। 2011 के बाद से पहली मर्तबा बशार अल असद ने इस इलाके का दौरा किया। 60 से ज्यादा मुल्कों ने मुसलसल दूसरे दिन बहरीन में मिडल ईस्ट के समंदरों में सिक्योरिटी के बारे में गौर किया, जिनमें इसराइल भी शामिल है। यह कॉन्फ्रेंस बहरीन के दारुल हुकूमत मनामा में हुई और इस कॉन्फ्रेंस में ज्यादातर मुल्कों के डेलीगेट्स ने ईरान की तरफ से खलीज के समंदरों में सिक्योरिटी को मुतासर करने की कोशिशों का जिक्र किया। सऊदी अरब के वजीर खारजा आदिल अल जुबैर ने कहा कि आरामको साइट पर हमलों के लिए ईरान जिम्मेदार है और यूरोपीय यूनियन भी इस बात से इत्तेफाक कर रही है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ईरान आलमी कानून या मुल्कों की खुद मुख्तारी का एहतराम नहीं करता। आदिल अल जुबैर ने लंदन के एक थिंक टैंक से खिताब करते हुए ये बात कही। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब को यकीन है कि इन हमलों में ईरान का हाथ है। बहरीन के अपोजिशन इत्तेहाद अल विफाक ने सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में इसराइल को बुलाने पर एहतजाज किया। अल विफाक ने एक बयान में कहा कि समंदरी सिक्योरिटी के बारे में होने वाली इस कॉन्फ्रेंस में इसराइली ओहदेदारों की मौजूदगी से खित्ते का इस्तेहकाम मुतासर हो सकता है। ये 2 रोजा कॉन्फ्रेंस पीर को शुरू हुई थी, जो मंगल को भी जारी रही। फलस्तीन की मुजाहमती तंजीम हमास ने भी इस कॉन्फ्रेंस में इसराइल को बुलाने पर एहतजाज किया है। अमरीका और उसके इत्तेहादी मुल्कों ने खलीज फारस और मिडल ईस्ट के दूसरे समंदरों में बड़े पैमाने पर जंगी मशकें शुरू की, जिनमें 50 से ज्यादा मुल्क हिस्सा ले रहे हैं। ये मशकें पीर को शुरू हुई। बहरीन में अमरीका के 5वें बहरी बीड़े की निगरानी में ये मशकें हो रही हैं। ये मशकें एक ऐसे वक्त शुरू हुई जब मिडल ईस्ट के समंदरों में काफी तनाव पाया जाता है। आबनाए हुर्मुज, बाबुल मंदब, नहर स्वीज जैसी अहम समंदरी गुजरगाहों या रास्तों पर आजादाना ट्रैफिक को यकीनी बनाने के मकसद से ये मशकें की जा रही हैं। इस दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने वार्निंग दी है कि ईरान मजबूर करेगा तो हम जंग से पीछे नहीं हटेंगे। ईरान के वजीर खारजा जवाद जरीफ ने कहा कि वो सऊदी अरब और ईरान के दरमियान तनाव को कम करने के लिए हालात मुनासिब हों तो सऊदी अरब का दौरा करने के लिए तैयार हैं। ईरान के वजीर ने अल मसीरा टीवी चैनल से बातचीत करते हुए ये पेशकश की। इसना न्यूज एजेंसी ने जवाद जरीफ के हवाले से कहा कि ईरान खित्ते में तनाव कम करने के लिए किसी भी कोशिश का खैर मकदम करेगा और यमन जंग खत्म करने की कोशिशों में ताउन करेगा। एक रिपोर्ट में कहा गया कि इराकी सिक्योरिटी फोर्सेस ने हाल ही में होने वाले मुजाहरों के दौरान ताकत का हद से ज्यादा इस्तेमाल किया। इन मुजाहरों और झड़पों में कम से कम 157 लोग हलाक हुए थे। सरकारी टेलीविजन पर एक रिपोर्ट के हवाले से यह बात कही गई है। कनाडा के पार्लियामेंट इलेक्शंस में वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो की लिबरल पार्टी किसी तरह अपनी हुकूमत को बचाने में कामयाब हुई है, लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट के वजीर आजम होंगे। उन्हें यकीनन 156 सीटें मिली हैं, जो मेजॉरिटी से 14 कम है। इसका मतलब यह है कि जस्टिन ट्रूडो के लिए अपनी दूसरी मुद्दत के दौरान कानून मंजूर करना मुश्किल हो जाएगा। पीर की रात से नतीजों के रुझान आने शुरू हुए। नतीजों के बाद अब यह बात साफ हो रही है कि न्यू डेमोक्रेट पार्टी के लीडर जगमीत सिंह किंग मेकर बन सकते हैं। कनाडा के इन इलेक्शंस को ट्रूडो की क़यादत पर रेफरेंडम के तौर पर देखा जा रहा था। उनकी पहली मुद्दत के दौरान कई उतार चढ़ाव आए, उन पर कई इल्जामात भी लगे। इसके बावजूद वो इन नतीजों से मुतमईन नजर आ रहे हैं। उन्होंने मॉन्ट्रियल में अपने हामियों से खिताब करते हुए कहा कि दोस्तों, तुमने कर दिखाया है, मुबारक हो। ट्रूडो ने उन लोगों के लिए भी काम करने का वादा किया जिन्होंने उन्हें वोट नहीं दिया। 47 साल ट्रूडो ने कहा कि कनाडा के अवाम ने इंतशार और मनफी सियासत को रद्द कर दिया है। उन्होंने तरक्की पसंद एजेंडे
के हक में वोट दिया। ट्रूडो एक एतदाल पसंद लीडर हैं जिनकी लिबरल पार्टी कम सीटों के साथ दूसरी बार हुकूमत बनाने के करीब पहुंची। ट्रूडो की इमिग्रेशन पॉलिसी काफी नरम रही। उन्होंने सीरिया के हजारों रेफ्यूजीज को कबूल किया। लबनान में हुकूमत की तरफ से मौशी पैकेज के ऐलान के बावजूद मुजाहरे जारी हैं। हुकूमत ने एहतजाजियों के मुतालबात के आगे झुकते हुए कई फैसले किए और सियासतदानों की तनख्वाहों को आधी कर दिया, लेकिन इसके बावजूद छठे दिन भी मुजाहरे जारी रहे। वजीर आजम ने कहा कि नए टैक्सेस पर अमल नहीं किया जाएगा, लेकिन एहतजाजियों का मानना है कि यह बहुत कम है। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशों के बावजूद एहतजाजी सड़कों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। इस दौरान ओहदेदारों ने बताया कि अगर यही सूरत हाल बरकरार रही तो सड़कों को बंद कर दिया जाएगा। सिक्योरिटी फोर्सेस झड़पों को टालने की कोशिश कर रही हैं। अल जजीरा ने बताया कि बेरूत में मंगल का एहतजाज पिछले दिनों के मुकाबले में कुछ कम शिद्दत का रहा। बेरूत में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। मंगल को बैंक्स भी बंद रहे। हुकूमत के एडवाइजर ने बताया कि हुकूमत को उम्मीद है कि गैर मुल्की डोनर्स इस्लाहात के अमल को यकीनी बनाने के लिए मुस्बत जवाब देंगे। इस दौरान खबरों में कहा गया है कि बेरूत और दूसरे शहरों की सड़कों पर सिपाहियों को तैनात कर दिया गया है। इसराइल के सदर रेवन रेवलिन ने कहा कि वो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के लीडर बेनी गैंट्स को हुकूमत बनाने की दावत देंगे। उम्मीद है कि 72 घंटे के अंदर इस फैसले का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बेनी गैंट्स के पास हुकूमत बनाने के लिए 28 दिन होंगे। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने सदर को बताया कि वो इसराइल के सदर रेवन रेवलिन ने कहा कि वो ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के लीडर बेनी गैंट्स को हुकूमत बनाने की दावत देंगे। उम्मीद है कि 72 घंटों के दौरान इस फैसले का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। बेनी गैंट्स के पास हुकूमत बनाने के लिए 28 दिन होंगे। इससे पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने सदर को बताया कि वो हुकूमत बनाने की कोशिशों में नाकाम हो गए हैं। हालिया इलेक्शंस में किसी भी हुकूमत या इत्तेहाद को मेजॉरिटी हासिल नहीं हुई थी। यही सूरत हाल अप्रैल में होने वाले इलेक्शंस के बाद भी पैदा हुई थी। इसराइल में 120 रुकनी पार्लियामेंट में हुकूमत बनाने के लिए कम से कम 61 सीटों की जरूरत है। बेनी गैंट्स एक एतदाल पसंद पार्टी के लीडर हैं। नेतन्याहू ने कहा कि उन्होंने तमाम कोशिशें की, लेकिन हुकूमत बनाने के लिए जरूरी फिगर्स हासिल नहीं कर सके। दुनिया भर से मैं वक्त हो गया छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद कुछ और खबरों के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होंगे। उम्मीद है ब्रेक के उस पार भी हमारा आपका राब्ता बना रहेगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा खबरनामा दुनिया भर से और मैं शजीउल्लाह फिरासत। इस खबरनामे में हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की गोशे गोशे से आप ही की पसंद और दिलचस्पी की खबरें। आगे बढ़ने से पहले हेडलाइंस एक बार। तैयब एर्दोगान ने की पुतिन से मुलाकात, सीज फायर की मुद्दत खत्म। जरूरत पड़ने पर फौजी कार्रवाई करेंगे, अमेरिका ने दी तुर्की को धमकी। अमेरिकी सिपाही इराकी जमीन पर नहीं रह सकते, बगदाद ने वॉशिंगटन को दिया दो टोक जवाब। बहरीन सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस खत्म, अमेरिका और इत्तेहादियों ने मिडिल ईस्ट के समंदरों में शुरू की जंगी मशकें। लबनान में हुकूमती ऐलानात के बावजूद मुजाहरे जारी, सड़कों पर फौज तैनात। जस्टिन ट्रूडो बाल बाल बचे, दूसरी मियाद में माइनॉरिटी हुकूमत चलाएंगे, न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के जगमीत सिंह किंग मेकर। नेतन्याहू हुकूमत बनाने में नाकाम, सदर रेवलिन एतदाल पसंद लीडर बेनी गैंट्स को देंगे दावत। महातिर मोहम्मद कश्मीर बयान पर कायम, हिंदुस्तान ने मलेशिया से पाम ऑयल की खरीदी रोक दी।
کشمیر کی صورتحال پر امریکی کانگریس میں سنوائی، لاک ڈاؤن کے 78 دن پورے۔ بلیٹن کے اس حصے میں جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ پاکستان کے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی طبیعت بہت بگڑ گئی ہے اور انہیں لاہور کے ایک ہاسپٹل میں شریک کیا گیا ہے۔ نواز شریف کرپشن کے کیس کے سلسلے میں جیل میں ہیں۔ عہدیداروں نے بتایا کہ پیر کی رات انہیں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا۔ ان کے بھائی اور مسلم لیگ نون کے صدر شہباز شریف نے ہاسپٹل میں نواز شریف سے ملاقات کی۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں فکر ہے کہ کس طرح نواز شریف کے پیلٹ کاؤنٹس نیب کی حراست میں اتنی تیزی سے گر گئے ہیں۔ نواز شریف کے ڈاکٹر عدنان خان نے بتایا کہ ان کے مریض کی حالت بہت نازک ہے اور ان کے پلیٹلیٹ کاؤنٹ تشویشناک حد تک کم ہو گئے ہیں۔ ملیشیا کے وزیر اعظم مہاتیر محمد کشمیر کے بارے میں اپنے بیان پر قائم ہے، حالانکہ ہندوستان نے اس پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے اور پام آئل کی خریدی روکنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے باوجود مہاتیر محمد نے کہا کہ وہ کشمیر میں آرٹیکل 370 برخاست کرنے کے انڈیا کے فیصلے پر اپنی تنقید واپس نہیں لیں گے۔ مہاتیر محمد نے پارلیمنٹ کے باہر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ہم ہمارے دل و دماغ سے بات کرتے ہیں، ہم اپنی باتیں واپس نہیں لیتے، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ تمام کو UN قراردادوں پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ یونائیٹڈ نیشنز کا فائدہ ہی کیا ہے۔ مہاتیر محمد نے پچھلے مہینے یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسمبلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہندوستان کشمیر میں حملہ آور اور قابض ہے۔ انہوں نے انڈیا سے کہا تھا کہ وہ پاکستان کے ساتھ مل کر کام کرتے ہوئے کشمیر مسئلے کو حل کرے۔ اس دوران ہندوستان کے ویجیٹیبل آئل ٹریڈ سے متعلق ادارے نے اپنے ارکان سے کہا ہے کہ وہ ملیشیا سے پام آئل خریدنا بند کرے۔ یہ ایک غیر معمولی فیصلہ ہے۔ سالونٹ ایکسٹریکٹرز ایسوسی ایشن آف انڈیا کی طرف سے یہ ہدایت جاری کی گئی، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ قوم پرستانہ جذبات عالمی تجارت کو متاثر کر رہے ہیں۔ امریکی کانگریس کی کمیٹی میں کشمیر میں انسانی حقوق کی صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ امریکی کانگریس کی ایک ذیلی کمیٹی ساؤتھ ایشیا کی صورتحال، خاص طور پر کشمیر کے حالات کے بارے میں غور کر رہی ہے۔ پتہ چلا ہے کہ سب کانٹیننٹ کے دوسرے مقامات اور مسائل کے بارے میں بھی غور کیا گیا، جن میں NRC بھی شامل ہے۔ اس دوران ہندوستان کے سفارتی عہدیداروں نے بتایا کہ اس سنوائی سے نئی دہلی کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ کشمیر کے پلوامہ میں سیکیورٹی فورسز اور ملیٹنٹس کے درمیان ایک انکاؤنٹر ہوا۔ پتہ چلا ہے کہ سیکیورٹی فورسز نے 2 ملیٹنٹس کو گھیر لیا ہے۔ آخری خبریں ملنے تک انکاؤنٹر جاری تھا۔ اس دوران LOC پر جنگ بندی کی خلاف ورزیوں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ پونچھ میں انڈیا اور پاکستان کے سپاہیوں کے درمیان فائرنگ کا تبادلہ ہوا۔ اس دوران پاکستان نے ہندوستان سے درخواست کی ہے کہ وہ جنگ بندی کی خلاف ورزیاں نہ کرے۔ کشمیر لاک ڈاؤن کے 78 دن پورے ہو گئے ہیں۔ حکومت کے دعووں کے باوجود وادی سنسان ہے۔ دفتر، اسکول، کالجز، بینکس، بازار سب بند ہیں۔ سڑکوں پر بھی ٹریفک نہیں کے برابر ہے۔ ایسی قیاس آرائیاں کی جا رہی ہیں کہ ستیہ پال ملک کو یونین ٹیریٹری جموں کشمیر کا پہلا لیفٹیننٹ گورنر بنایا جائے گا۔ مرکزی حکومت نے 5 اگست کو آرٹیکل 370 برخاست کرنے کے ساتھ ساتھ جموں کشمیر کو 2 مرکزی علاقوں لداخ اور جموں اینڈ کشمیر میں بانٹ دیا تھا۔ اس فیصلے پر 31 اکتوبر سے عمل ہوگا۔ کئی دوسرے ناموں پر بھی غور کیا جا رہا ہے، لیکن ستیہ پال ملک دوڑ میں آگے بتائے جا رہے ہیں، جو ریاست کے موجودہ گورنر ہیں۔ اس بات کا امکان نہیں کہ انڈیا اور پاکستان 4 شنبے کو کرتارپور کوریڈور کا کارکرد بنانے کے بارے میں سمجھوتے پر دستخط کریں گے۔ پتہ چلا ہے کہ منصوبے کے مطابق اس سمجھوتے پر 4 شنبے کو دستخط نہیں ہوں گے اور اگلی تاریخ کی اب تک تصدیق نہیں کی گئی ہے۔ ہندوستان نے پاکستان سے درخواست کی ہے کہ وہ یاتریوں سے $20 کی فیس نہ لے۔ شیئر مارکیٹ میں انفوسس کے شیئرز کی قیمتوں میں بھاری گراوٹ آئی، جس کی وجہ سے انویسٹرز کو 53,000 کروڑ روپے کا نقصان ہوا۔ 2013 کے بعد انفوسس کے شیئرز میں اس طرح کی سب سے زیادہ گراوٹ آئی ہے۔ نوبل انعام یافتہ ابھیجیت بینرجی نے وزیر اعظم نریندر مودی سے دہلی میں ملاقات کی اور کئی مسائل پر بات چیت کی۔ حال ہی میں بینرجی کو اکنامکس کا نوبل انعام دیا گیا تھا۔ انہیں غریبی ختم کرنے کے لیے کام کرنے پر ان کی بیوی ایسٹر ڈیفلو اور مائیکل کریمر کے ساتھ یہ ایوارڈ دیا گیا۔ مودی نے ٹویٹر پر بینرجی کے ساتھ اپنی ملاقات کی تصویر پوسٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ نوبل لاریٹ ابھیجیت بینرجی کے ساتھ بہت اچھی بات چیت ہوئی۔ انسانوں کو بااختیار بنانے کے لیے ان کے جنون کو صاف طور پر دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم نے بہت صحت مند بات چیت کی۔ ہندوستان کو ان کے
کارناموں پر فخر ہے۔ بعد میں بنرجی نے کہا کہ انہوں نے مودی کے ساتھ حکمرانی، معیشت اور دوسرے مسائل پر بات چیت کی۔ نوبل انعام حاصل کرنے کے بعد ابھیجیت بنرجی نے کہا تھا کہ انڈیا کی معاشی صورتحال بہت خراب ہے اور مستقبل قریب میں اس کے سنبھلنے کے آثار نظر نہیں آ رہے ہیں۔ بنرجی نے کانگریس کی UPA حکومت کے دور میں نیائے اسکیم کے خد و خال تیار کیے تھے۔ وہ JNU کے اسٹوڈنٹ رہ چکے ہیں۔ سپریم کورٹ نے سینئر کانگریس لیڈر اور سابق وزیر فائنانس پی چدمبرم کو ضمانت دے دی ہے۔ انہیں INX میڈیا کرپشن کیس میں 2 مہینے پہلے CBI نے گرفتار کیا تھا۔ سپریم کورٹ کے اس فیصلے کے باوجود چدمبرم 24 اکتوبر تک انفورسمنٹ ڈائریکٹوریٹ کی حراست میں رہیں گے۔ کانگریس لیڈر نوجوت سنگھ سدھو کی بیوی نے کانگریس پارٹی سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ پتہ چلا ہے کہ انہوں نے اس سال کے لوک سبھا الیکشنز میں انہیں ٹکٹ نہ دینے کی وجہ سے استعفیٰ دیا ہے۔ وہ چندی گڑھ سے لوک سبھا چناؤ لڑنا چاہتی تھیں۔ مرکزی حکومت نے سپریم کورٹ کو بتایا کہ 15 جنوری تک سوشل میڈیا کو ضابطے کا پابند بنانے کے لیے ایک پالیسی تیار کی جائے گی۔ سوشل میڈیا پر ہیٹ سپیچ، فیک نیوز، قوم دشمن سرگرمیوں اور دل آزار پوسٹوں کو روکنے کے لیے یہ قدم اٹھایا جا رہا ہے۔ سپریم کورٹ نے مرکزی حکومت سے کہا کہ وہ اس بارے میں جنوری 2020 تک اپنی رپورٹ داخل کرے۔ سپریم کورٹ میں ایک درخواست پر سنوائی ہو رہی ہے جس کا تعلق سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو آدھار کارڈ سے جوڑنے سے ہے۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ طیب اردوان نے کی پوٹین سے ملاقات، سیز فائر کی مدت ختم۔ ضرورت پڑنے پر فوجی کارروائی کریں گے، امریکہ نے دی ترکی کو دھمکی۔ امریکی سپاہی عراقی زمین پر نہیں رہ سکتے، بغداد نے واشنگٹن کو دیا 2 ٹوک جواب۔ بحرین سیکیورٹی کانفرنس ختم، امریکہ اور اتحادیوں نے مڈل ایسٹ کے سمندروں میں شروع کی جنگی مشقیں۔ لبنان میں حکومتی اعلانات کے باوجود مظاہرے جاری، سڑکوں پر فوج تعینات۔ جسٹن ٹروڈو بال بچے، دوسری میعاد میں مائنورٹی حکومت چلائیں گے، نیو ڈیموکریٹک پارٹی کے جگمیت سنگھ کنگ میکر۔ نتن یاہو حکومت بنانے میں ناکام، صدر ریولن اعتدال پسند لیڈر بینی گینٹس کو دیں گے دعوت۔ مہاتیر محمد کشمیر بیان پر قائم، ہندوستان نے ملیشیا سے پام آئل کی خریدی روک دی۔ کشمیر کی صورتحال پر امریکی کانگریس میں سنوائی، لاک ڈاؤن کے 78 دن پورے۔ یہ تھی آج کی خبریں۔ اب شیڈیول افراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔